गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग की आधुनिकीकरण की प्रगति एवं प्रवृत्तियाँ क्या है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौर के बाद बैंकों का निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति के कारण 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1955 में इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से स्टेट बैंक की स्थापना। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और दोबारा 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 20 हो गई और उनके पास देश में कुल बैंक निक्षेपों का लगभग 92% हो गया। लेकिन 1991 से देश में संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की उदारीकरण की प्रक्रिया के बढ़ने से भारत में निजी बैंकों की स्थापना, विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने और बैंकों की हिस्सा पूंजी में जनता की भागीदारिता का दौर तेज होता जा रहा है। बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन, कुशलता वृद्धि और पर्याप्त पूंजीगत साधनों के लिए छोटे छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों का बड़े बैंकों में एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। बैंकिंग शाखा का विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बैंकों की शाखाओं के विस्तार का क्रम भी आरंभ हो गया। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शाखा विस्तार में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि जहां 1951 में बैंक शाखाओं की कुल संख्या लगभग 4119 थी, जो बढ़कर 2005 में 68,500 हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। जैसे योजनाबद्ध विकास की सफलता के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में प्रयास होते रहे हैं, लेकिन जुलाई 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में तेज गति से वृद्धि हुई है। निक्षेपों में वृद्धि। बैंकों की शाखा विस्तार और सुदृढ़ता के कारण लोगों की बचते बैंकों के निक्षेपों की ओर आकर्षित हुई है और इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से बैंक निक्षेपों में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है, क्योंकि जहां जून 1965 के अंत में बैंकों में निक्षेपों की शुद्ध राशि 2708 करोड़ रुपए थी, वो 2006 में बढ़कर 24,50,000 करोड़ रुपए हो गई। प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं। भारत में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय बैंक ऋणों का लगभग 64.3% भाग तो अकेले संगठित उद्योगों को और 24.4% भाग व्यापारियों को प्राप्त होता था। लेकिन जब लघु उद्योगों और कृषि को कुल ऋणों का केवल 4% और 0.2% भाग ही प्राप्त होता था और निर्यात साख भी क्या था? नाम मात्र थी। तो जून 1969 को कृषि ऋणों की बकाया राशि 188 करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के ऋणों की राशि 286 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋण बकाया 30 करोड़ रुपए थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद उनके बैंक ऋणों में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऋण सुविधाओं का विस्तार। व्यापारिक बैंकों के ऋणों में भी अब तेजी आई है और साधनों की वृद्धि, लोगों में उत्पादन वृद्धि के लिए विनियोग की बढ़ती प्रवृत्ति और बैंकों की व्यवहारिक नीति से ऋणों की मात्रा में तीव्र गति से बढ़ी है। निक्षेपों की संरचना में परिवर्तन। बैंक निक्षेपों में वृद्धि ही नहीं हुई, बल्कि उनमें एक प्रवृत्ति यह भी उत्पन्न हुई है कि जहां 1951 में मांग जमा और समयावधि जमा का अनुपात 64:36 था, वह 1961 में बढ़कर 40:60 हो गया और 1972 में यह अनुपात 43:57 हो गया और 2006 में ये 15.5:84.5 हो गया था। विनियोग संरचना तथा विनियोग निक्षेप अनुपात। बैंकों की विनियोग संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले बैंक अपने कुल विनियोगों का 88% भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाते थे और अब सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का प्रतिशत घटकर कितना हो गया है? 88 से 53% ही रह गया है।
नई आकर्षक योजनाएं। बैंकिंग प्रणाली से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए बैंकों ने नई नई योजनाएं लागू की, जैसे व्यक्तिगत ऋण योजना, नाबालिग बचत योजना, चलते फिरते बैंक, कृषि ऋणों व सामान्य ऋणों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, उपहार योजनाएं, साख पत्र सेवाएं, उपभोक्ता ऋण योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। जनसाधारण की बचतों की सुरक्षा हेतु जमा बीमा निगम। बैंकों में छोटे छोटे बचतकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए 1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि 1960 में पिल्लई बैंक और लक्ष्मी बैंक के फेल हो जाने से जनता में बैंकों के प्रति विश्वास कम हो गया और रिजर्व बैंक को जमा बीमा निगम की स्थापना का कदम उठाना पड़ा। इस योजना के अंतर्गत बैंक के फेल हो जाने पर भी जमा बीमा निगम 1 लाख रुपए तक के निक्षेपों के भुगतान का दायित्व स्वयं लेता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार। ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग के विस्तार के लिए अब तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं। अग्रणी बैंक योजना। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ अग्रणी बैंक योजना भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत अलग अलग बैंकों को अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए हैं और उन पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि व्यक्तिगत जिलों का सर्वेक्षण कर उनकी साख आवश्यकताओं, निक्षेप क्षमता, शाखाओं के विस्तार तथा सामान्य विकास की संभावनाओं का पता लगाकर साख संस्थाओं के कार्यों को विकास कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाए। साख गारंटी निगम। व्यापारिक बैंकों को लघु उद्योगों, परिवहन चालकों, खाद्य व्यापारियों, पेट्रोल पंप स्वामियों को ऋण देने के प्रोत्साहन के लिए 1 अप्रैल 1971 से साख गारंटी निगम की स्थापना की गई और ये निगम छोटे छोटे ऋणों से उत्पन्न जोखिम के 75% तक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है। बैंकों के द्वारा इस कारण स्वयं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अधिक ऋण दिया जाने लगा था। बैंक साख के समुचित उपयोग हेतु टंडन समिति। इस समिति की सिफारिशों को बड़ी सतर्कता से लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बैंकों के द्वारा प्रदत्त ऋणों के समुचित उपयोग तथा उनकी सार्थकता पर ध्यान दिया जाता है और बैंक ऋणों के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाती है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की वित्त व्यवस्था। सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याण और विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए भी बैंकों पर वित्त व्यवस्था का भार लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन, छोटे और सीमांत किसानों की वित्त व्यवस्था, ग्रामीणों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अधिक ऋणों की सुविधा प्रदान करना और पिछड़े वर्गों को सस्ते और सुगम ऋणों की व्यवस्था आधुनिक बैंकों का प्रमुख दायित्व हो गया है। निर्यात आयात बैंक की स्थापना। भारत में निर्यात आयात की वित्त व्यवस्था के लिए 1982 में एक निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। पहले निर्यात की वित्त व्यवस्था निर्यात साख एवं गारंटी निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक विशेष कक्ष करता था, लेकिन अब इस बैंक के बन जाने से निर्यात आयात वित्त व्यवस्था का सारा कार्यभार इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। जुलाई 1982 में इस शीर्ष बैंक की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और ये बैंक कृषि, लघु और ग्रामीण उद्योगों तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रदत्त ऋणों की पुनः वित्त व्यवस्था करेगा। इसकी अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के द्वारा बराबर हिस्सों में बांटी गई। इससे कृषि एवं ग्रामीण एकीकृत विकास को प्रोत्साहन मिला। अब है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक सुधार कौन कौन से हुए हैं। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों हेतु नरसिंघम समिति की सिफारिश है। जैसे इस समिति ने प्रमुख सिफारिशों में जहां एक ओर बैंकिंग क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ साथ बैंकिंग परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधारों के प्रयासों को भी आवश्यकता बताई है।
नरसिंगम समिति ने, जिसे एक और बृहत्तर आर्थिक एवं वाणिज्यिक माहौल पैदा होगा और वहीं दूसरी ओर उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गुणक प्रभाव उत्पन्न होगा सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों के पारस्परिक विलय से। सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए तथा बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की भी इस समिति ने सिफारिश की। साथ ही इस समिति ने कहा कि कमजोर बैंकों की पुनः स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग अवधारणा का अनुसरण और असफलता पर ऐसे बैंकों को बंद करने की सिफारिश की। राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधन की स्वायत्तता एवं लोचशीलता हेतु परिवर्तन कर बैंकों के बोर्डों को शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी बनाने की सिफारिश भी की। बैंकों के प्रबंधकीय बोर्डों में नियुक्तियां बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के व्यावसायिक कुशलता के आधार पर की जाने की सिफारिश की। बैंकों में तेजी से कंप्यूटरीकरण तथा सहसंबंधी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसकी भी इस समिति ने सिफारिश की। साथ ही इस समिति के द्वारा पूंजी पर्याप्तता निर्धारण में ऋण जोखिम के साथ साथ बाजारीय जोखिमों को भी ध्यान में रखने की सिफारिश की गई। जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात मीन्स पूंजी पर्याप्तता को सन 2000 तक 9% तथा सन 2002 तक 10% के स्तर पर लाने की सिफारिश की। साथ ही परिसंपत्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इस समिति ने कई प्रकार की सिफारिश की, जैसे पहली बार 18 माह तक किस्त व ब्याज का भुगतान न करने पर परिसंपत्ति को संदेहास्पद श्रेणी प्रदान की जाए। अगली बार 12 माह तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान न होने पर उसे घटिया परिसंपत्ति की संज्ञा दी जाए और पहचान कर ली गई किंतु बट्टे खाते में न डाली गई परिसंपत्ति को क्षतिवान परिसंपत्ति की संज्ञा दी जाए। सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा कवर किए गए असुविधाजनक हो चुके ऋणों को गैर निष्पादनीय आस्ति माने जाने की सिफारिश की गई और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को पूर्णतः समाप्त करने की सिफारिश की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता को सुधार करने के लिए। अब नेक्स्ट है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु गोई-पोरिया समिति की सिफारिशें। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1990 में स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री M.N. गोई-पोरिया की अध्यक्षता में बैंकों में ग्राहक सेवा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपना प्रतिवेदन 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत किया। और इस समिति की सिफारिशें निम्न प्रकार है, जैसे बैंकिंग घंटों में को बढ़ाने की सिफारिश की, बैंकिंग कार्य घंटों के प्रारंभ में परिवर्तन ताकि बैंक काउंटर समय पर खोला जा सके, बैंक बचत खातों में ब्याज दर में वृद्धि करना, बैंक जमा राशियों पर कर लाभ देना प्रारंभ करना, 2500 रुपये की बजाय 5000 रुपये तक के वहाँ केंद्र चेकों को तत्काल खाते में जमा करना, बैंक स्टाफ की विवेकाधीन शक्तियों का पूर्ण उपयोग करना आदि इस समिति के द्वारा सिफारिशें दी गई। नेक्स्ट है कमजोर बैंकों के पुनर्संरचना हेतु वर्मा समिति की सिफारिशें। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्मा समिति का गठन किया और इस समिति ने कमजोर बैंकों के पुनर्संरचना हेतु निम्न प्रकार से सिफारिशें दी हैं। वो है जैसे बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि तथा लागतों में कमी की व्यूह रचना अपनाने की सिफारिश की है। कर्मचारियों की संख्या में 30 से 35% की कमी, जिसमें प्रारंभ में 25% की कमी तथा कर्मचारियों के वेतन में 5 वर्ष तक कोई वृद्धि करने की सिफारिश की। कमजोर बैंकों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारी एजेंसी की सेवाएं लेने की सिफारिश की और गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में 50 लाख रुपए से अधिक ऐसी परिसंपत्तियां नवगठित एसएस रिकंस्ट्रक्शन फंड द्वारा हस्तगत करनी तथा इस एआरएफ का संचालन निजी क्षेत्र की किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा करने की सिफारिश की। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिंगम समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु गोई-पोरिया समिति और कमजोर बैंकों के पुनर्संरचना हेतु वर्मा समिति का गठन किया गया। थैंक यू।